आज का हमारा विषय सीधा है और शायद थोड़ा परेशान करने वाला भी। सवाल यह है कि क्या भारत और पाकिस्तान एक बार फिर युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं? क्योंकि हाल में सीमा पर जो कुछ हो रहा है उसे देखकर ये सवाल पूछना कह सकते हैं कि लाजमी हो गया है। बिल्कुल। और हमारे पास जो स्रोत हैं वो सिर्फ सीमा पर हुई गोलीबारी या ड्रोन की घटनाओं की बात नहीं कर रहे हैं। वो इसके पीछे की पूरी कहानी को परत दर परत खोलते हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें आप कह सकती हैं कि जमीनी लड़ाई से ज्यादा बड़ी लड़ाई सोशल मीडिया और टीवी चैनलों पर लड़ी जा रही है। अच्छा। और इसमें अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, नेताओं का व्यक्तिगत अहंकार, ये सब कुछ शामिल है। तो आज हमारा मकसद इन सभी बिखरी हुई कड़ियों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाना है। समझना है कि जो चिंगारी सीमा पर दिख रही है उसके पीछे हवा कौन दे रहा है और क्यों। चलिए फिर इसे खोलकर समझते हैं। सबसे पहले सबसे ताजा घटनाओं से ही शुरू करते हैं जिनसे ये सारी बहस छिड़ी है। देखिए, सबसे ताज़ा हलचल जम्मू कश्मीर के सांबा, राजौरी और पुंछ सेक्टरों में हुई है। जी। यहाँ पिछले कुछ दिनों से लगातार पाकिस्तान की तरफ से आए संदिग्ध ड्रोन देखे जा रहे हैं। और भारतीय सेना ने इन पर गोलीबारी भी की है, जैसा कि रिपोर्ट्स बता रही हैं। हाँ बिल्कुल। हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि सीमा के पास जो लोग रहते हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उन्हें बंकरों में शरण लेनी पड़ी। तो ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, ये लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में एक डर पैदा करने की कोशिश है। और इसी माहौल में एक और चीज सामने आई है जो शायद ज्यादा परेशान करने वाली है। जैश-ए-मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर, हाँ, उसका एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है। और इसमें वो सीधे सीधे धमकी दे रहा है, कह रहा है कि उसके पास हजारों आत्मघाती हमलावर तैयार हैं। और वो ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए अपने परिवार के लोगों का बदला लेने की बात कर रहा है। जी। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि इन दोनों घटनाओं को अलग अलग नहीं देखा जा सकता। मतलब ये दोनों जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल। सीमा पर ड्रोन भेजना और दूसरी तरफ एक आतंकी सरगना का धमकी भरा ऑडियो जारी करना, ठीक है। ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा लगता है। अच्छा। इसे टू प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी कह सकते हैं। एक तरफ से मिलिट्री प्रेशर और दूसरी तरफ से मनोवैज्ञानिक दबाव, साइकोलॉजिकल प्रेशर। ये एक माहौल बनाने की कोशिश है कि भारत हर तरफ से घिरा हुआ है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आ रही। जहां तक मुझे याद है, ऑपरेशन सिंदूर को तो भारत के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी माना गया था। हाँ, वो थी। हमने उनके आतंकी ठिकानों को तबाह किया था। तो अगर भारत जीता था तो आत्मविश्वास तो भारत का बढ़ना चाहिए था। फिर पाकिस्तान इतना आक्रामक कैसे हो सकता है? ये तो कुछ उल्टा लग रहा है। आपका सवाल बिल्कुल सही है, और यही इस पूरे मामले की सबसे हैरान करने वाली परत है। पाकिस्तान इतना आक्रामक इसलिए है क्योंकि उसने जमीनी लड़ाई हारने के बाद लड़ाई का मैदान ही बदल दिया है। हाँ? उन्हें समझ आ गया कि वो सीधी टक्कर में नहीं जीत सकते, इसलिए उन्होंने एक नैरेटिव वॉर यानी कहानी की लड़ाई छेड़ दी है। कहानी की लड़ाई? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपनी हार को दुनिया के सामने एक शानदार जीत की तरह पेश करना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया, अपने देश के न्यूज़ चैनल्स और अंतर्राष्ट्रीय लॉबिंग के जरिए उन्होंने एक झूठी कहानी गढ़ी। और कहानी क्या थी? कहानी ये थी कि भारत ने हमला जरूर किया, लेकिन पाकिस्तानी सेना ने ऐसा जबरदस्त जवाब दिया कि भारत को भारी नुकसान हुआ। उन्होंने दुनिया को ये यकीन दिलाने की कोशिश की कि पीड़ित वो हैं, हमलावर नहीं। ये तो कुछ वैसा ही है जैसे कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट के फेल होने की खबर को दबाने के लिए एक जबरदस्त मार्केटिंग कैंपेन चला दे। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। पाकिस्तान यहाँ अपने जियोपॉलिटिकल इमेज का ब्रांड मैनेजमेंट कर रहा है। वाह, मतलब एक सैन्य हार को प्रोपेगेंडा के दम पर जीत की तरह बेच दिया। और क्या दुनिया ने इस पर यकीन कर लिया? यकीन ही नहीं किया, इस झूठी कहानी के दम पर उन्होंने असल में अरबों डॉलर के सौदे भी कर लिए। क्या? हाँ, यही तो आज की दुनिया की हकीकत है। इसी झूठे नैरेटिव के दम पर पाकिस्तान ने लीबिया को $1 बिलियन के हथियार बेचने की डील पक्की कर ली। $1 बिलियन? और सिर्फ लीबिया ही नहीं, सूडान और बांग्लादेश को भी अपने JF-17 फाइटर जेट बेचने का सौदा कर लिया। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब एक तरफ आपकी अर्थव्यवस्था डूब रही है, आप IMF से कर्ज मांग रहे हैं। हाँ, और दूसरी तरफ आप एक झूठी सैन्य ताकत का दिखावा करके रक्षा सौदे कर रहे हैं। बिल्कुल। और इन रक्षा सौदों से उन्हें दोहरा फायदा हुआ।
हुआ। एक तो उनकी खस्ताहाल अर्थव्यवस्था को थोड़ा सहारा मिला और IMF पर उनकी निर्भरता कम हुई। और दूसरा, दुनिया में उनकी छवि एक ऐसी सैन्य ताकत की बनी जो भारत जैसे बड़े देश को टक्कर दे सकती है। और इसी बदली हुई छवि और अपने परमाणु शक्ति होने का डर दिखाकर उन्होंने सऊदी अरब और तुर्की के साथ रक्षा समझौते भी किए हैं। सऊदी अरब के साथ भी? जी, उस समझौते में तो ये तक था कि अगर दोनों में से किसी पर हमला होता है तो दूसरा देश मदद के लिए आएगा। तो पाकिस्तान ये कहानी सिर्फ अपने देश के लोगों या भारत के लिए नहीं गढ़ रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका असली मकसद तो दुनिया के बड़े खिलाड़ियों को प्रभावित करना है, ताकि आर्थिक और रणनीतिक फायदे उठाए जा सकें। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसका असली असर तो तब होता है जब दुनिया के बड़े खिलाड़ी जैसे अमेरिका इस कहानी पर यकीन करने लगे। और ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा ही हुआ है। अच्छा, तो अब इस कहानी में बड़े खिलाड़ियों की एंट्री होती है, अमेरिका और रूस। यहाँ क्या चल रहा है? पाकिस्तान ने बड़ी चालाकी से ट्रंप प्रशासन को अपने पाले में कर लिया। थे सिर्फ 72 घंटों के अंदर 7 से 10 मई के बीच उन्होंने 60 बार अमेरिका से संपर्क किया। 60 बार 72 घंटों में? जी, उनका एक ही मैसेज था, किसी भी तरह भारत को रोकिए। ये तो जबरदस्त बेचैनी दिखाता है। लेकिन अमेरिका उनकी बात क्यों सुनेगा? क्योंकि उस वक्त के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत से किसी और वजह से नाराज चल रहे थे। किस वजह से? ट्रंप को लगता था कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव उन्होंने कम करवाया है और वो इसका श्रेय चाहते थे। ओह, तो ये ईगो की बात थी। बिल्कुल, वो खुद को एक पीसमेकर की तरह दिखाना चाहते थे, लेकिन भारत ने उन्हें कभी इसका क्रेडिट नहीं दिया। तो ये एक तरह से ट्रंप के अहंकार की लड़ाई बन गई। अच्छा। और जब पाकिस्तान उनके पास मदद मांगने गया तो ट्रंप को लगा कि ये भारत को सबक सिखाने और अपना दबदबा दिखाने का अच्छा मौका है। वो पाकिस्तान के जाल में फंस गए। तो मतलब अमेरिका का रुख एक रणनीतिक फैसले से ज्यादा एक नेता के व्यक्तिगत अहंकार से प्रभावित था। और हमारा पारंपरिक सहयोगी रूस, वो कहाँ था इस सब में? रूस की कहानी और भी जटिल है। रूस, जो एक ऐतिहासिक रूप से हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा है, वो इस समय यूक्रेन युद्ध में बुरी तरह फंसा हुआ है। उसकी अपनी सैन्य और आर्थिक ताकत वो कमजोर पड़ रही है। याद कीजिए 1971 का युद्ध, जब अमेरिका पाकिस्तान की मदद के लिए अपना 7वां बेड़ा भेज रहा था। तब रूस ने भारत के समर्थन में अपने जहाज खड़े कर दिए थे। बिल्कुल, और अमेरिका को पीछे हटना पड़ा था। वो एक निर्णायक मोड़ था। हाँ। लेकिन आज का रूस वो रूस नहीं है। आज वो यूक्रेन में उलझा हुआ है। वो आर्मेनिया, सीरिया या वेनेजुएला जैसे अपने करीबी सहयोगियों की भी खुलकर मदद नहीं कर पा रहा। तो रूस की ये कमजोरी पाकिस्तान का हौसला बढ़ा रही है। सही बात है। उन्हें लग रहा है कि भारत को जो एक मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक कवच रूस से मिलता था, वो अब उतना मजबूत नहीं है। शक्ति का संतुलन वो बदल रहा है और पाकिस्तान को लगता है कि ये उनके लिए अपनी पुरानी हार का बदला लेने का एक सुनहरा मौका है। तो एक तरफ अमेरिका है जो अपने नेता के अहंकार में उलझा है, दूसरी तरफ रूस है जो अपनी ही जंग में फंसा है। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान इस मौके का फायदा उठाकर भारत को सिर्फ कश्मीर में ही नहीं बल्कि दूसरी तरफ से भी घेरने की कोशिश कर रहा है। वो कई मोर्चों पर एक साथ काम कर रहे हैं। जैसे पहला मोर्चा कौन सा है? पहला मोर्चा है बांग्लादेश। 1971 में भारत ने ही बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद कराया था जी, और वो पारंपरिक रूप से भारत का एक अहम सहयोगी रहा है। लेकिन अब पाकिस्तान उसे JF-17 फाइटर जेट का ऑफर देकर और वहां कट्टरपंथी ताकतों को बढ़ावा देकर अपने पाले में खींचने की कोशिश कर रहा है। और चिंता की बात यह है कि लश्कर-ए-तैयबा जैसा आतंकी संगठन भी पाकिस्तान और बांग्लादेश के इन सुधरते रिश्तों की तारीफ कर रहा है। जब आतंकी संगठन दो देशों की दोस्ती की तारीफ करने लगे तो समझ जाना चाहिए कि कुछ बहुत गड़बड़ है। सही बात है। और दूसरा मोर्चा? दूसरा और शायद ज्यादा खतरनाक मोर्चा है नेपाल। हाँ, भारत नेपाल की खुली सीमा है जिसका फायदा उठाने की कोशिश हो रही है, खासकर उत्तर प्रदेश से सटे सीमावर्ती इलाकों में। वहां पाकिस्तानी फंडिंग से सैकड़ों मदरसे बनाए जा रहे हैं। सैकड़ों? जी, एक रिपोर्ट के मुताबिक यूपी बॉर्डर से सिर्फ 7 किलोमीटर के दायरे में 250 से ज्यादा नए मदरसे बन चुके हैं। 250 से ज्यादा? ये तो बहुत बड़ी संख्या है। इसका मकसद क्या हो सकता है? इसका सीधा मकसद घुसपैठ और आतंकवाद के लिए एक नया रास्ता तैयार करना है। जैश-ई-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे संगठनों का ये पुराना तरीका रहा है। वो मदरसों का इस्तेमाल युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और आत्मघाती हमलावरों को तैयार करने के लिए करते हैं।
और जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में हमला किया था, तब भी पाकिस्तान ने यही कहा था कि भारत ने एक मदरसे पर हमला किया है। बिल्कुल। अब वही पैटर्न नेपाल सीमा पर दोहराया जा रहा है। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा सुरक्षा सिरदर्द बन सकता है। तो कुल मिलाकर कश्मीर में सीधा दबाव, बांग्लादेश और नेपाल के जरिए घेराबंदी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक झूठी कहानी का प्रचार, ये तो एक बहुत ही व्यापक और सोची समझी योजना लगती है। हाँ, इन सब के पीछे क्या सिर्फ रणनीतिक फायदे हैं या कोई पुरानी भड़ास भी है? इसके पीछे 1971 की हार का अपमान एक बहुत बड़ी वजह है। वो हार पाकिस्तानी सेना के मनोबल पर एक गहरे जख्म की तरह है, जिसे वो आज तक नहीं भर पाए हैं। बिल्कुल। और उन्हें लग रहा है कि इतने सालों बाद जब दुनिया का ध्यान बटा हुआ है और भारत के सहयोगी कमजोर हैं, शायद यही वो सही मौका है उस अपमान का बदला लेने का। ठीक है, ये सब सुनकर तो वाकई स्थिति काफी गंभीर लग रही है। पाकिस्तान की एक पूरी योजना है, वैश्विक हालात भी कुछ हद तक उसके पक्ष में हैं। ऐसे में भारत क्या कर रहा है? क्या हम सिर्फ बैठकर देख रहे हैं या हमारी वेट एंड वॉच की नीति काफी है? नहीं, भारत की नीति सिर्फ वेट एंड वॉच की नहीं है। इसे हम एक्टिव डिफेंस कह सकते हैं। एक्टिव डिफेंस? जी, यानी शांति बनाए रखने की कोशिश करना, लेकिन हर हमले के लिए तैयार रहना। भारत 2 स्तरों पर काम कर रहा है। पहला है सैन्य मोर्चा। वो कैसे? जैसे ही सीमा पर कोई ड्रोन दिखता है, उसे तुरंत मार गिराया जाता है। ये एक साफ संदेश है कि हम हवाई निगरानी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जमीन पर? सीमा के पास के गांव में नए बंकर बनाए जा रहे हैं ताकि गोलीबारी के वक्त आम नागरिकों को सुरक्षित रखा जा सके। और हाल ही में सरकार ने स्थानीय लोगों, जिन्हें विलेज डिफेंस गार्ड्स कहते हैं, उन्हें फिर से हथियार चलाने की ट्रेनिंग देना शुरू किया है। अच्छा। इसका मतलब है कि सुरक्षा की पहली दीवार सिर्फ सेना नहीं, बल्कि वहां के स्थानीय लोग भी होंगे। संदेश बहुत साफ है, तुम्हें गलती करोगे तो उसका जोरदार जवाब मिलेगा। ये तो हुई सैन्य तैयारी। कूटनीतिक मोर्चे पर क्या हो रहा है? क्या हम पाकिस्तान के नैरेटिव वॉर का जवाब दे रहे हैं? हाँ, कूटनीतिक मोर्चे पर भी भारत चुपचाप लेकिन बहुत मजबूती से काम कर रहा है। हाल ही में जर्मनी के चांसलर का भारत दौरा हुआ। ये यूरोप की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति के साथ अपने संबंधों को और गहरा करने की कोशिश है, ताकि वैश्विक मंच पर भारत को और समर्थन मिले। और बांग्लादेश को लेकर? बांग्लादेश में पाकिस्तान के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए भारत ने हल्दिया में अपनी नौसेना की मौजूदगी बढ़ाई है। यह सीधा सैन्य दखल नहीं है, लेकिन अपने समुद्री इलाके में ताकत का प्रदर्शन है। तो ये एक तरह का संदेश है। हाँ, ये बांग्लादेश के लिए एक सूक्ष्म संदेश है कि इस क्षेत्र में असली ताकत कौन है और उसे किसके साथ खड़े रहना चाहिए। तो मतलब भारत हल्ला नहीं मचा रहा, लेकिन अपने सारे मोर्चे मजबूत कर रहा है। बिल्कुल। सरकार का रुख यही है कि हम उकसावे में नहीं आएंगे, लेकिन अगर पाकिस्तान ने कोई भी बड़ी गलती की तो पलटवार बहुत जोरदार होगा। हाँ, ये शांत रह के तैयारी करने वाली नीति है। तो कुल मिलाकर जो स्थिति आज हम देख रहे हैं वो सिर्फ सीमा पर कुछ सैनिकों की झड़प नहीं है। हाँ। ये एक जटिल मिश्रण है। सीमा पर बढ़ता तनाव, पाकिस्तान का नैरेटिव वॉर, बदलता हुआ वैश्विक शक्ति संतुलन और इन सब के जवाब में भारत की शांत लेकिन बेहद ठोस तैयारी। और शायद इसीलिए स्रोत में एक बहुत दिलचस्प बात कही गई है। वो कहते हैं कि भारत की असली लड़ाई इस समय पाकिस्तान से उतनी नहीं है जितनी डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेताओं के अहंकार से है। ये एक बहुत गहरा पॉइंट है। और यहीं हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। एक ऐसे दौर में जहां अंतर्राष्ट्रीय संबंध देशों की नीतियों से ज्यादा नेताओं के व्यक्तिगत अहंकार, उनकी छवि और उनकी अंदरूनी राजनीति से तय हो रहे हों, वहां भारत जैसी एक उभरती हुई शक्ति के लिए कितनी बड़ी चुनौती है कि उसे एक तरफ अपने दुश्मन देश की हरकतों को संभालना है और दूसरी तरफ अपने दोस्त या शक्तिशाली देश के नेता के अहंकार को भी साधना है।